बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम थे मौजूद हैं साकिब के साथ एंड आज की जो हमारी बेसिक डिस्कशन है दैट इज़ रिगार्डिंग दिस मिडल ईस्ट वॉर एंड क्राइसिस विच इज़ गोइंग ऑन। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर जो है एक फ़ौजी हमला किया और उसके नतीजे में अभी तक जो है वो काफ़ी नुकसान हो चुका है दोनों तरफ से। और इस ये एक छोटी सी जो जंग थी, या छोटी सी जंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक इलाके तक थी, यानी ईरान और इसराइल के दरमियान में, वो अब एक पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जो है वो एक रीजनल जंग बनती जा रही है। और हमारा जो सबसे पहले जो सवाल होगा साकिब, वो आपसे यही होगा कि आप इस जंग को कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो जंग है ये वाकई अभी तो एक लिमिटेड वॉरफेयर या रीजनली भी, लेकिन क्या आपको समझ नज़र आता है कि ये वाकई ही एक रीजनल जंग बन सकती है आगे चल के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, शुक्रिया कैप्टन साहब। मुझे एक चाइनीज़ मुहावरा याद आ रहा है। चाइना की सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पुरानी है, 6000 साल पुरानी है। और वो कहते हैं कि जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा है, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम। सो वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम। दुनिया में 1989 एक वक्त था जो हमारी ज़िंदगी में आया, जिसमें बर्लिन वॉल गिरी और रशिया दो टुकड़े हुआ, या कितने टुकड़े हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि 89 जो था वो डिसाइसिव पॉइंट था। 1989 से लेके 2020-25 तक जो चीज़ें थीं, उनमें दो चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने दुनिया में बहुत इफ़ेक्ट किया। गो वो छोटी थी। एक इंसेप्शन ऑफ इंटरनेट, जो इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ, और दूसरा यूरो का, करेंसी का। तो हमने ये चीज़ें देखी, काफ़ी इसका इफ़ेक्ट काफ़ी हुआ। गो कि ये छोटा सा इंसिडेंट है ईरान और इसराइल का, शुरू में जैसे आपने कहा, लेकिन इसकी एस्केलेशन और इसका साइड इफ़ेक्ट इतना बड़ा है कि वो वक्त के साथ साथ हमें पता चलेगा। आपके सामने है कि तेल की कीमत $80 से 120-15 डॉलर पे गई, और फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जंग ख़त्म हो रही है, तो वो वापस 50% नीचे आ गई। फिर उसके बाद अभी भी वहाँ पे है। तो ये हालात जो है ना, वो कोई अच्छी खबर नहीं दे रहे। तो आपको लगता है कि ये जो जंग है, राइट, सो माय माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस वॉर इज़ के एक तो ये मतलब एक ऐसी जंग थी जो होनी नहीं चाहिए। इट इज़ समथिंग विच नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। और हालांकि मतलब आई थिंक पीपल देयर वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस जंग होनी है, लेकिन इससे कोई वजह नहीं बनती थी कि इस वक्त के ऊपर, इस हालात के ऊपर ये जंग जो है मुसल्लत की जाए। स्पेशली जब पहले आपने कहा कि जनाब 12 दिन पहले आपने जंग चली है पिछले 2025 के अंदर, और उसके बाद आपने कहा कि हमने न्यूक्लियर को जो है इनके इतना डैमेज कर दिया है या पीछे इसको ले गए हैं कि अब ये दोबारा से जो है वो उस कैपेसिटी में नहीं आ सकते। सो बट दिस इज़ नाउ अ चेंज ऑफ रेजीम वॉर एज सच। और इसको जो है वो पीछे जो मोटिवेशन है और इसके पीछे जो हाथ है वो बेसिकली इसराइल का हाथ है अमेरिका को यहाँ पे लाने में। ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स कि जनाब कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, ट्रम्प क्या 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 किरदार है, हाउ ये सारी चीज़ें जो है कैसे चल रही हैं। बट द मेन इशू इज़ विच आई वांट टू डिस्कस टुडे, इसका इम्पैक्ट ऑन द गल्फ कंट्रीज एज सच। ठीक है, तो देखिए ईरान के साथ कुछ होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब गल्फ के साथ होता है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर पिछले दिनों भी अपना ब्लॉग लिखा जिसके अंदर मैंने यही बात की कि पाकिस्तान के अंदर हमारा कितने मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग इन द गल्फ कंट्रीज। अनफॉर्चुनेटली साकिब, यहाँ पे हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर लॉट ऑफ पीपल आर प्रेजिंग द ईरानियन रजीम, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, तो उसको प्रेज़ करना बनता है। बट एट द सेम टाइम उसके अलावा अगर वो आपने ही इस्लामी मुल्कों के ऊपर हमले कर रहा है, चाहे उसके पीछे लॉजिकल रीजंस हैं भी नहीं है, उसके पीछे हमें जाता है बिकॉज ऑफ वॉर। ड्यूरिंग वॉर वी कॉल इट फॉग ऑफ वॉर्स बिकॉज लाइव्स आर वेरी ब्लरी एंड थिंग्स आर नॉट क्लियर। आई एम वेरी क्लियर कि गल्फ कंट्रीज़ ने बड़ा क्लियरली इस बात को कहा था कि हम अपनी एयर स्पेस को, हम अपनी जगह को, अपनी लैंड को इस ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो
पर्सनली स्पीकिंग व्हाट आई फील इज़ कि जो ये हमले या इस पर वॉर को फैलाया जा रहा है, इट्स नॉट बिकॉज कि वो जगह या वो हमले जो हैं वो इस जगह से ओरिजिनेट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ईरान फील्स लाइक दिस कि दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन दे हैव। अगर वो इसको रीजनल एस्केलेशन लैडर में आगे नहीं लेके जाते हैं तो रीजनल पार्टनर जो हैं वो अमेरिका को जो है फोर्स नहीं कर पाएंगे, प्रेशराइज नहीं करेंगे वॉर रोकने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज़ अ मिस कैलकुलेशन। देखें, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि जो एंगेजमेंट की पॉलिसी है वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी से बेहतर होती है। नंबर एक, पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट इज़ बेटर देन पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटेशन। घर में हो, मुल्क में हो, कारोबार में हो, माशरे में हो, किसी भी जगह में हो, मज़हब में हो, रवादारी, एहतराम और एक दूसरे की बात सुनना, एग्री टू डिसएग्री, ये बुनियादी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए। बिल्कुल होना। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी जो है, उसका एहतराम होना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए हम पहले इस चीज़ को डिफाइन कर दिया कि अमेरिका और इसराइल मैं मुझे अर्ज़ कर देते हैं, अब ईरान के ऊपर अच्छा, मैं किसी मुल्क के हक़ या ख़िलाफ़ में नहीं हूँ, मेरा एक अपना नुक्ता नज़र है। मैं CNN, BBC या दूसरे पाकिस्तान न्यूज़ आउटलेट या जो अरब के न्यूज़ आउटलेट है, मैं उनसे मुतासिर होकर अपना नुक्ता नज़र नहीं बयान करता। मैं जो ख़ुद सोचता हूँ, रिसर्च करता हूँ या पढ़ता हूँ, मैं उससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद अख़ज़ करता हूँ। मेरे पे इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता आसानी से। तो मैं ना तो ईरान के लिए कोई मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी बात है, ना इस GCC में है, लेकिन किसी भी जगह अगर तरक्की हो, लोग इकट्ठे हों, रोज़गार के मौके अच्छे आएँ जिस तरह GCC में है, तो मैं इन चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ कि लोगों के मिलने के और कॉमन ह्यूमन ग्राउंड्स जो हैं हमारी, वो ज़्यादा अहम होनी चाहिए बनिस्बत के लड़ाई की चीज़ों पे। तो हमारी जो कॉमन ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उस पे हमें इकट्ठा होना चाहिए। ईरान पे इसराइल ने अटैक किया, एक दफ़ा नहीं, मेरा ख्याल काफ़ी दफ़ा कर चुका है। उनका जनरल सुलेमानी उसने मारा, उसके बाद उनका सदर हेलीकॉप्टर में मार दिया, उसके बाद उनका बैरूत में मारा, फिर उनका पता नहीं कौन कौन, इस्माइल हानिया कि नाम लेते जाएं, बहुत लॉन्ग स्टोरी लाइक ये तो देखें ये जो एक ये रोज़ हो रहा था। अब आपको पता है ये चीज़ें कहाँ जा रही थी, ये होना था ईरान पे अटैक। अब ईरान पे इसराइल ने अटैक किया, अमेरिका ने उसका जानते बूझते या ना चाहते हुए या चाहते हुए साथ दिया। अमेरिका के जब इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान के पास क्या चॉइस थी इन दोनों के साथ लड़ने की, क्योंकि ईरान के पास तो मेरा नहीं ख्याल कोई एयर फोर्स है या कोई चीज़ें हैं, उनके जो वेपन्स हैं वो भी बहुत पुराने हैं, और पिछले 40 साल में ईरान ने अपनी कौम को क्या दिया है, मेरा नहीं ख्याल को ख़ास चीज़ दे सके हैं। तो उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आपको वो क्या इस जंग के अंदर वो क्या ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो थी उन्होंने यही कहा कि जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ पे GCC में अटैक करेंगे। उन्होंने GCC में अटैक किया तो एक चीज़ सामने हाईलाइट हुई कि दुनिया में आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लें, या हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं या दुनिया में कहते हैं, जब तक आपके पास आपकी दिफाई कुव्वत नहीं होगी या नेटवर्किंग नहीं होगी, आपको मार पड़ेगी। और फिर मार पड़ी। इसराइल को कोई हाथ नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्योंकि उसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। उसका डिफेंस अमेरिका से भी स्ट्रांग है। आप 50 रॉकेट मारें, 2 इंटरसेप्ट हों या 4 हों या 10 हों, वो आपके ऊपर कितने मुल्क उसने तबाह किए हैं। फ़लस्तीन उसने तबाह किया है, लेबनान उसने तबाह किए हैं, सीरिया उसने तबाह किया है, 1 बाय 1 इन सारों को मारा है उसने। अच्छा साकिब, एक जो चीज़ है वो मुझे आपसे डिस्कस चेक करना था, इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है आपको और प्रोलॉन्ग में क्या है अभी, शॉर्ट टर्म में क्या होगा सर? तीन मुझे सिर्फ आपने बताना है, शॉर्ट टर्म में क्या है, मिड टर्म में क्या है और लॉन्ग टर्म में क्या होगा इस जंग का? सर 3-4 चीज़ें हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम ऑस्टेरिटी मेजर्स करते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, होम स्कूलिंग होगी बच्चों की, सरकारी अफसरों में, दफ्तरों में 50% हमारी अटेंडेंस होगी, और गवर्नमेंट 60% गाड़ियों का पेट्रोल वगैरह, इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट ने। मैं सर इम्पैक्ट मैं इम्पैक्ट का बात ही कर रहा हूँ, ये तो मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तेल जो है जब इस्तेमाल होता है
तो 65% ये ट्रांसपोर्ट करती है, 15 से 20% ये तो पावर जनरेशन में इस्तेमाल होता है, या 25% पावर जनरेशन में, और 15-20% ये इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, जो ये इंडस्ट्री के अंदर ये इस्तेमाल होता है डिफरेंट चीज़ों में। तो जो सरकारी गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें, ये 1% भी नहीं बनते, सिंबॉलिक भी नहीं बनते। तो इन चीज़ों को सेट बैक करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जब इसराइल 74 की वॉर हुई, उन्होंने अपने मुल्क में सोलर और हीटर, गर्म पानी के और ये हीटिंग के मसाइल उस दौर में उन्होंने हल किए कि आज उनका मिनिमम पेट्रोल पे रिलायंस है इसराइल का। यहाँ पे तो सोलर को ख़राब और इसी चीज़ कहने का मकसद ये कि अगर आप आज मुल्क में सोलर, जिस तरह हमने पिछला भी लॉक किया था, आप सोलर को, रिन्यूएबल एनर्जी को, कम ये जो लाइट्स लगी हुई हैं इनके वॉट्स कम करके अच्छी कंजम्पशन वाली चीज़ों को आप आज इसको काम करते हैं, तो 10 साल बाद ये जो आप मेजर्स लेंगे, तब आप अपना तेल का रिलायंस 10 से 15% कम कर सकेंगे। तो चूँकि हमारा इम्पोर्ट बिल होता है आजकल $18 अरब, वैसे और ये जब $100 से ऊपर जाएगा ना, $120, तो ये तेल का बिल हो जाएगा $40 अरब फॉर एग्ज़ाम्पल। और अभी रेमिटेंस अगर $38 है, ये जंग कंटिन्यू करती है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, हो सकता है वहाँ कंपनियाँ पाकिस्तानी हुनरमंदों को निकालें तो रेमिटेंस पे भी 38 अरब, जो अभी हम 41 अरब सोच रहे हैं इस साल, हो सकता है वो उससे कम हो। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट तो लाजमी तौर पे है हमारे पे, इन चीज़ों का है, लेकिन महंगाई होते देख रहे हैं आप। लेकिन इन चीज़ों का उतना इम्पैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो पाकिस्तान दुबई एक्सपोर्ट करता है, या यूके, या सऊदीया एक्सपोर्ट करता है। तो गवर्नमेंट ने कल भी कहा है कि हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्हें हम उसी तरह उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, कि हम उनके इन चीज़ों को मतलब बॉटल नेक नहीं क्रिएट कर देंगे। अपने मुल्क में हमें ये चीज़ें, इनका कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। ईरान पे ऑलरेडी तिजारत की पाबंदियाँ लगी हुई हैं, एम्बार्गोज़ एंड सैंक्शंस हैं, तो उस वजह से ईरान के साथ तो हमारी इतनी ट्रेड भी नहीं है, तो इतना इसका इम्पैक्ट नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन चूँकि हमारा मेजर बिल ही इम्पोर्ट का है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2008 के बाद जो गवर्नमेंट थी पीपीपी की, उनमें तेल $150 पे चला गया था, उन्होंने इसकी कीमत पे की। पीएमएलएन की गवर्नमेंट में नीचे गया, इमरान खान की गवर्नमेंट में फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर ये मतलब एक टाइम पे 48 या $46 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे मुल्क के अंदर, तो इतने तो पैसे नहीं है। जब भी कोई रिसेंटली है, मतलब वी वर हियरिंग ऑन द न्यूज़ के जरा पाकिस्तानी शिप्स कैन क्रॉस, इनके 2 जहाज़ हैं जो वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में है, और वो मेरा ख्याल है कि मतलब ये उससे निकल आए हुए हैं। हाँ। सो आई थिंक देयर इज अ कोऑपरेशन गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान ने तो उनके लिए भी कॉपरेशन, अल्लाह क्या मेरे ख्याल में आपने भी बात की कि आई थिंक पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल। गवर्नमेंट तो इसके अंदर जो आपके सामने है कि जो गवर्नमेंट में फील्ड मार्शल हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जितनी डिप्लोमेसी अभी तक हुई है वो तो अब अमेरिका और दूसरे मुल्क, यूरोप भी मान रहा है और सऊदीया भी मान रहा है। अगर आप देखें तस्वीर भी गौर से, जो लास्ट मीटिंग में आर्मी चीफ गए हैं सऊदी अरेबिया में, उन्होंने अपना वॉर यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो इसमें तो सर ये देखें ना, ये तो होगी ये बात, तो मेरे अपने ख्याल में भी इकोनॉमी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये चेंजेस होंगे ना चेंजेस जो आप कह रहे हैं कि ये जिस तरह अमेरिका में वॉर लगी थी और पाकिस्तानियों पे उन्होंने बहुत ज़िंदगी तंग की थी, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई थी, तो पाकिस्तान में $50 अरब आया था, जिस वजह से लोग ये कहते हैं कि मुशर्रफ के टाइम पे बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में कमाल हो गया। अच्छा अब जो ये जंग हुई है, लाजमी तौर पे मतलब हमने ये एक चीज़ देखी है कि आप जितना मर्जी तरक्की के अंदर ऊपर चले जाएं। हम एक तो पैसा हम उधर से रेमिटेंस कहते हैं, मैं आपकी बात को मानता हूँ, रेमिटेंस नहीं, मैं थोड़ा सा ये बात पॉइंट रेमिटेंस नहीं, मैं पॉइंट कंप्लीट करूँ। हमने ये देखा कि दुबई एक प्रीमियम ब्रांड था और बहुत ज़बरदस्त जीसीसी में, कतर में, दुबई में, यूएई में, इन जगहों में बड़ी तरक्की हुई, मतलब वाज़े तौर पर एक हमारे लिए वो मशअल राह भी है। लेकिन ये हमने देखा कि तरक्की जितनी मर्जी हो जाए, अगर तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट या ऑपरेटर्स सही आपके पास ना हो तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो अब ये जो रिसेंटली मिडल ईस्ट के अंदर हुआ है, इसका लाजमी इम्पैक्ट आएगा। जो एक तो रेमिटेंस के हिसाब से तो हम वर्कर्स को देख रहे हैं,
लेकिन जो पाकिस्तान से जितना भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल होकर दुबई में जाता था, एक तो वो रुकेगा। और दूसरा जो दुबई में लोगों के सरमायाकार हैं, क्योंकि देखें दुबई में पिछले साल 45 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी हुई है, ठीक हो गया। और पाकिस्तान में पिछले साल 1.7 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई है, ठीक। अच्छा, अब ये सरमायाकारी ऐसे नहीं होना कि सुबह दुबई से आ जाए, क्योंकि उसके लिए उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है। आप उधर देखें कि आपको उनका जो दुबई का रूलर है या दुबई का जो भी बड़ा आदमी है, वो शाम को आपको थाने में बुला के आपसे अंगूठा नहीं लगवा लेता। वो आपको आपके ख़िलाफ़ झूठा टैक्स का मुकदमा निकाल के आपको डाले में उठा के नहीं ले जाता। तो एक इकोसिस्टम बना हुआ है उनका, जो कि 45 अरब उन्होंने एक रात में नहीं इकट्ठे किए, जो डॉलर उनके मुल्क में हर साल आ रहे हैं। मैं आपको कैप्टन साहब एक और एग्जांपल दूं, मैं देख रहा था रोमानिया, बुल्गारिया एक मुल्क है, मेरे साथ एक खातून पढ़ती थी वहाँ पे। बुल्गारिया की इकॉनमी जो थी ना, वो 13 अरब डॉलर की थी। यहाँ पता नहीं कितने अरब डॉलर की थी 20 साल 25 साल पहले। अभी उनकी इकॉनमी जो है ना, वो तकरीबन उसमें 1000 गुना इजाफा हुआ है। और उन्होंने यूरोपियन यूनियन में जाना था, जो मैं आपको बात कर रहा था, यूरो आया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अगर आपने यूरोपियन यूनियन में ईयू में शामिल होना है, किसी मुल्क ने जो आसपास रशियन स्टेट थी, तो पहले नंबर पे आपका पब्लिक डेफिसिट 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट 2% होना चाहिए। आपका जीडीपी टू डेट रेशो इतनी होनी चाहिए। आपकी मतलब ना, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन का एक डिसिप्लिन दिया, जिस जिस मुल्क ने वो फॉलो किया। अब पब्लिक डेट जो था रोमानिया बल्गारिया का, वो 23% था। और कहा था 60% पब्लिक डेट नहीं होना चाहिए आपकी जीडीपी का टोटल जो है। तो इन चीज़ों को जब दुनिया ने बाहर से देखा, तो उन्होंने वहाँ आईटी का हब बन गया बुल्गारिया जो है। इस तरह पोलैंड है, उसकी इकॉनमी 700 गुना बढ़ी। तो आपका मकसद यह है बात करने का कि जी कि पाकिस्तान कैन have some advantages as well as disadvantages in this present scenario. हमें काफ़ी एडवांटेजेस हैं उसी सूरत में कि अगर हमारे गवर्नेंस के मकान दुरुस्त हों, Yeah. हमारे इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग जो उसी नहीं कर, और लोगों को हम फैसिलिटेट करें मैक्सिमम, लेकिन फिर हमें इसका बड़ा फ़ायदा है। लेकिन वो हमने करना भी। और वो जंग के अलावा भी बड़ा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि अगर 90 लाख पाकिस्तानी या 1 करोड़ पाकिस्तानी तो मुल्क से बाहर गया हुआ है, इनके बच्चे भी वहाँ पैदा हो चुके हैं, मज़ीद भी वहाँ ये लोग रहते हैं, बाहर इनकी आबादियाँ भी ज़्यादा हैं। तो अगर अपने मुल्क में इन्हें अच्छा आप करके देंगे, ये क्यों नहीं अपने मुल्क में वापस आएंगे? लेकिन अभी इसराइल की हम बात कर रहे हैं, दुनिया का यहूदी उठा के वो इसराइल लेके गए। और अगर आप कभी किसी यूट्यूब के ऊपर इसराइल को देखें, एक ख़ाद साहब है, वो मोटरसाइकिल पे मक्का मदीना हर जगह गए, जर्मन नेशनल है, पाकिस्तानी है। और उनके यूएई के इनके तेल अवीव के अंदर इन जगहों में भी वो सारे मुल्क, जॉर्डन से गुजरे हैं, कुवैत से इन सारे मुल्कों से गुजर के अंदर गए हैं। आप उनका वीलॉग देख लें, उसमें इन मुल्कों के हालात देख लें, और आप इज़राइल के अंदर उनकी सिस्टम और चीज़ें देख लें, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, वो उनकी बॉर्डर क्रॉसिंग ही देख लें, कस्टम क्रॉसिंग ही देख लें कि वो कितनी जल्दी उन्होंने किया, हालांकि वो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इकोसिस्टम, इदारे मजबूत, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ये अगर आप करें नहीं हमने बहरहाल वो तो फिर मसला ही कोई नहीं। ये इन्वेस्टमेंट कौन सी चीज़ है? लेकिन ये मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि जी कि पाकिस्तान विल रिमेन एज इट इज़। हम इस चीज़ का भी बड़ा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि ना हमने पहले सिस्टम बिल्ड किए ना अब किए। यस, हमारे कुछ ये शॉर्ट टर्म हमें कुछ गेंस मिल सकते हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट में हमें बहुत गेन मिलेंगे इसके। रियल एस्टेट मेरे दिन में ये आता है कि जो प्रॉपर्टी प्राइसेस जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में डबल हो गई थी, वो उससे पहले ये मुशर्रफ दौर में डबल हुई थी, और नवाज शरीफ दौर, जरदारी दौर में डबल हुई थी। ये अभी जो टाइम आ रहा है, मुझे लगता है कि जो ये प्रॉपर्टी की प्राइसेस 3-4 साल से स्टैग्नेंट है, ये डबल हो ये डबल हो रही है। आई एग्री विद यू ऑन दैट। अब मुझे क्योंकि पैसा जो इधर पड़ा है वो इधर ही लगेगा। मतलब एक क्रेडिट तो फील्ड मार्शल को देना पड़ेगा कि जब इन्होंने पेशावर में और अफ़गानिस्तान में, इन ये जो पेशावर में मोस्टली ये जो हवाला हुंडी वाले लोग थे, ये सारे यहाँ से वाया काबुल दुबई पैसा जाई जा रहा था। अभी आपके सामने 2-3 साल से डॉलर 280 के ऊपर ही है, रुका हुआ है ना। स्पेकुलेशन कम हुई हुई है, स्मगलिंग कम हुई हुई है। तो अब चूँकि इन जगहों में थोड़ा सा वॉर की चीज़ें हैं, ये रुकी हैं, तो इसमें हम अपनी चीज़ों को कितना बेहतर कर सकते हैं। चले इदारे बेहतर नहीं होते, जो हमारे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं रियल स्टेट के, उनमें कितनी ट्रांसपेरेंसी ला के हम लोगों का एतमाद जीत सकते हैं कि हम इसे कंप्लीट करेंगे, हमारे पास पैसे हैं।
तो वो पैसे उन्हें इसके अंदर मज़ीद डाले जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा टाइम आने वाला। अच्छा, फिर इसमें आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के पास एक और बड़ा एलिमेंट है यहाँ पर प्ले करने के लिए, और वो ये है कि एज अ रीजनल स्टेबलाइजर ये अपना रोल प्ले कर सकता है, एंड इन द फ्यूचर एज वेल एज अ गारंटर ऑफ सिक्योरिटी जो हम बात कर रहे हैं। वो पिछले दिनों शबर जैदी ने भी ये कहानी वो कहा था ना कि जब पाकिस्तान को जो है वो प्ले अराउंड करने से, ऑल दो आई बिलीव, मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान की जो हमारी लेट्स सपोज स्पेंडिंग है वो इंतहाई कम है इन मुल्कों के मुकाबले में, बट वी इवन हैव नहीं, मैं आपको एक प्रिंसिपल बात वी हैव बताता हूँ। बेटर जी, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक प्रिंसिपल बात कर देता हूँ। जहाँ तक सऊदी अरेबिया की ताल्लुक़ है हमारे साथ दिफाई मुआहदे का, बातें वही होती हैं जो आइंदा आने 10-12 साल बाद आपको समझ आती हैं, आज अगर की जाए। हमें सऊदीया से कुछ नहीं चाहिए, और सऊदी अरेबिया में हमारे जो उनके साथ हमारा मजहबी और जो मक्का मदीना वहाँ पे काबतुल्लाह काबतुल मुशर्रफ और मदीना मुनव्वरा वहाँ पे है, उस वजह से हम उसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और हम सऊदीया के दिफा में पाकिस्तान को कोई कसर नहीं उठानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम अपने घर को छोड़ के बाहर जाके लोगों की हिफाजत करना शुरू कर दें, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम ये है कि इस टाइम में हम अपने मुल्क के अंदर अपने हालात बेहतर करें, और अगर ये वाकई फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हमारे मुल्क में किसी मुल्क से थोड़ा बहुत आता है, या हमें किसी चीज़ में थोड़ी कंसेशन मिलती है या किसी चीज़ में, तो अपनी इकॉनमी को, अपने माहौल को दुरुस्त करें, बजाय कि फिर वही स्टोरी ले जाएं कि आखिरी हमने यहाँ से जंग लड़नी थी। हमने बड़ी जंगें लड़नी हैं। इस मुल्क में बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ख़राब है, और ये मुस्तकबिल जो है इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, अपने मुल्क का सोचना चाहिए। अच्छा साकिब, आखिरी एक जो चीज़ है इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, कि वो ये है कि व्हेन डू यू सी दिस वॉर एंडिंग? मेरा ख्याल वॉर तो ख़त्म हो चुकी है, अब तो इसके अंदर से ऐलान करना बाकी है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि ईरान को मैंने फेंटी इतनी लगाई है, वो आके सामने आए, मेरे सामने सर झुकाए कि हाँ जी मैंने वो ईरान नहीं करेगा, ईरान वो नहीं कर रहा। वेरी इसराइल के अंदर जो उनकी आबादियाँ थी जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे, वहाँ ये ड्रोन श्रोन मिसाइल गिरे हैं, वो भी अच्छा खासा इस पे तंग है। रीजनल ममालिक फॉर एग्ज़ाम्पल जीसीसी को तो डायरेक्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिश एयरवेज़ का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उनकी कतर एयरवेज़ के साथ कोड शेयरिंग है। कतर एयरवेज़ का जहाज़ ही नहीं उड़ा। ब्रिटिश एयरवेज़ की 24,000 फ़्लाइटें डिसरप्ट हुई हैं, और इन सारे जगहों में 4,000 डेली फ़्लाइट डिसरप्ट हो रही है। ये वो फ़्लाइट्स हैं जिसके साथ तेल भी मुंसलिक है, जिसके साथ एविएशन भी मुंसलिक है, जिसके साथ फ्रेट गुड्स एंड सर्विसेज भी मुंसलिक है। इनके साथ बहुत चीज़ें, डाकखाना भी मुंसलिक है, ट्रेड भी मुंसलिक है, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। ये बहुत बड़ा इको साइकिल है, और इस वजह से उनके शेयर्स की कीमत भी नीचे गई है। और जो उनकी ये जितनी फ़्लाइट्स चल रही थी, अब मेरा ख़्याल है कि ये अगर ये जंग और जारी रही तो ये अच्छी खासी रिसेशन लेके आएगी। जी ये रिसेशन, क्योंकि रिफ्रेशिंग ग्लोबल इसे हमारी तो देखें ना, जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर 2 लाख तक चली गई मोस्टली। हर गवर्नमेंट कहती देखा स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, देखा स्टॉक मार्केट ऊपर गई। आपकी स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रही है, इस टाइम इतना ऊपर गई है, तो इसके बावजूद फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई उसमें? तो अब वो स्टॉक मार्केट पिछले दिनों एक दिन में ही पता नहीं 16,000 पॉइंट नीचे चली गई। भैया इकोनॉमिस्ट बाहर की स्टॉक मार्केट्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं? वो तो प्रूडेंट कोर्स ऑफ एक्शन रिएक्ट करी ना, 1-1.5%, 2%, 3% ऊपर गई, रिकवरी हुई, नीचे आई। मतलब उनके अंदर भी ये चीज़ें आई हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन हमारी तरह तो नहीं कि 50,000 पॉइंट ही उल्ट गया है मार्केट में से। पहले हम सोच रहे थे 2.5 लाख पे इंडेक्स चले जा रहा है। स्पेकुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा, अभी कितने पे आ गई है? पता नहीं, डेढ़ से भी नीचे है कि 1,52,53 के ऊपर है सकते पे। पर सर नॉर्मल नहीं सर, लोग सर मुझे इस बात देख ईरान में ये करेक्शन नहीं सर, मैं आपको बताऊं, मैं स्टॉक मार्केट को उस दिन मानूं जिस दिन मैं अपना आईपीओ यहाँ लिस्ट करूं, और पाकिस्तान में 40 और कंपनी अपना आईपीओ लिस्ट करें, और आईपीओ से आपके पास मुल्क के अंदर आप कोई 300-400 अरब रुपया इकट्ठा कर ले। वो तो 2 अरब नहीं हो रहा, 4 अरब नहीं हो रहा, 10 अरब नहीं हो रहा। आईपीओ नया बिजनेस होता है ना सर। अब ये राइट इशू करने, सट्टे पे सट्टा, 1 रुपये वाला शेयर 1.5 रुपये पे चला गया, 15 रुपये पे चला गया, 400 रुपये पे चला गया, इनसे क्या फ़ायदा है? कोई नई चीज़ तो नहीं आई अभी तक। तो ये तो स्पेकुलेशन है।
बिल्कुल ठीक है सर। तो ये हमें यही चीज़ों को देखना चाहिए। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट ये जितना भी हमारा ये पूरा रीजन है, वो जो आपने भी शुरू में बात की इत्तफाक कि जी कि वो एक छोटा सा मुल्क है इसराइल, वो बैठा हुआ है, वो कभी किसी को तीली लगाता है, कभी किसी को तीली लगाता है। आप पिछले एरिया से उठा कर देख लें, आपने भी बात की कि जी सीरिया को भी तबाह किया, लेबनान के ऊपर भी हमले कर रहा है, ठीक है, इस वक्त भी लगा हुआ है। जब दिल करता है किसी के ऊपर हमले कर दे, जब दिल करता है इराक पे किसी को उधर किसी मुल्क की किसी सॉवरेनिटी का उसको कोई है ही नहीं, इशू ही नहीं है, राइट। वट एवर दे वॉन्ट टू डू, दे वॉन्ट टू डू, दे आर अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर एंड वो अपनी ये पॉलिसी है, कोई दुनिया में कोई और मुल्क जो है नहीं, वो अनडिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड हाँ नहीं है। अनडिक्लेयर्ड, सॉरी, राइट, एन अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर क्योंकि पावर। पहले हमें ट्रम्प ने यही बताया कि मैंने ईरान पे हमला इसलिए किया है कि मुझे इसराइल ने कहा था मैं न्यूक्लियर बम चला दूंगा इसके ऊपर। ये पिछला जो अच्छा। हाँ, इस बात पे ट्रम्प ने ये कहा ना, मैंने उसे रोका है। इसका मतलब है उसने बताया कब है कि वो न्यूक्लियर पावर है। अब ईरान के अंदर इसराइल ने अभी तक जो अटैक किया पैटर्न वही था, क्योंकि वो जो सीरिया लेबनान था, बैरूत था, फ़लस्तीन था, वेस्ट बैंक था, रमाला था, गज़ा था, इन पे तो आप रोज़ बम मारते जाए ना तो ये तबाह हो गए। ये मुल्क कितना बड़ा है ईरान, इसके अंदर मेरे ख्याल 10 25 30 40 50 इसराइल आ जाए। अच्छा, ये हम ये बड़ा मुल्क है, मारो। इन्होंने आपके इधर लाके बिठा भी दिया है, और ये वो हैं जिनको जो ऐसा बेसिकली ये खुद इनको पता था कि ये कौन लोग हैं। इनके देखिए जर्मनी में कितने 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल कर दिया गया, ठीक है जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पर। और उसके बाद जो है वो यूरोपियन से कहा कि इनको यहाँ से निकालें। एंड आई फील कि साहब अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ये बहुत सारी पिछले 2000 साल के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर जाके आबाद हुए, और अल्टीमेटली वहाँ से निकाले ही गए किसी न किसी वजह से, ठीक है, द वे दे एक्टेड दे आप समझते हो तो ही निकाले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा नहीं, इधर से निकालने का मकसद मसला प्रॉब्लम यह है कि अब दे हैव समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट, राइट। अब आपके पास अब न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, सो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो यस ऑफ कोर्स आई थिंक के जी के मुस्लिम कंट्रीज़ को दे नीड टू अडॉप्ट समथिंग टू सिट डाउन, एंड आई अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पा रहे कि हमें क्या पॉलिसी, ये हो जाए तो काम खत्म हो जाए। ठीक है जी। इसराइल के साथ क्या ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए कि जनाब ये जो मसला है ये हमारे इस रीजन में से ख़त्म हो, क्योंकि देखिए वो तो नहीं अमेरिका तो नहीं चाहता ना। अब आप बात अमेरिका के अपने इंटरेस्ट भी हैं, इसराइल के अपने इंटरेस्ट है। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है भाई, इस खत्ते में जंग लग रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, मैं रेथियोन के अमेरिका का तो बहुत इंटरेस्ट है जंग में। सर रेथियोन के साथ मेरा 2009 में आई द मीटिंग, रेथियोन ये पाटन टोमाक हुई बनाते। अच्छा मीटिंग बैक इन द डे इस वजह से थी कि हम कुछ ट्रेनिंग इक्विपमेंट एक्वायर कर रहे थे पाकिस्तान आर्मी के लिए, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट। तो उसमें उन्होंने हमें जो है उनका जो पूरा प्रेजेंटेशन थी उसमें उसने हमें प्रेजेंटेशन दी, उसने कहा जी कि बिल्कुल यू शुड वर्क विद अस, ये तो 2014 में उस वक्त कहा कि जी कि अमेरिकन आर्मी विल लीव अफगानिस्तान, एंड दे वर प्रेडिक्टिंग कि 2014 के बाद इस एरिया में ना बड़ी जंगें लगेंगी, एंड वी सीन दैट अमेरिका लेट निकला, लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। सो वो तो जो उनकी जो पूरी वॉर मर्चेंडाइज है ना वो बिकती ही जंग के ऊपर है। नहीं सर, 2008 के बाद अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है। हाँ। अब अमेरिका की इकोनॉमी फॉर एग्जांपल साल में 1200 अरब डॉलर का वो असला बेच रहे हैं। दुनिया पूरी रल के 300 अरब डॉलर का असला नहीं बेच रही। अब मैं वही, अब जब तक जंग नहीं लगेगी असला कैसे बिकेगा? उनका मुल्क कैसे चलेगा? मतलब है कि ये अमीर लोग हैं, इन्होंने जंग लगाओ, इनकी तिजोरियां खाली करें। बहुत सारे लोग, मैं उसे वो टकर कार्लसन की भी बात सुना तो कह रहे वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई अमेरिका इज प्रमोटिंग। भाई अमेरिका इसलिए उसको कर रहा है क्योंकि उसने एक फितना फसादी बिठाया हुआ है वो फसादी इधर जंग नहीं लड़ेगा। तुक लगा रहता है, वो जो फसादी जो लगा रहता है उस आप ये जो 5-6 कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुमन, इनके शेयर्स की प्राइस देख लें, इनके पिछले साल के सौदे देख लें दिफा के। 65 अरब डॉलर के नॉर्थ ग्रुमन के हैं, पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर के लॉकहीड मार्टिन के हैं। और ये जो अभी भी ट्रम्प ने मीटिंग की पेंटागन में, सारों को उसने कहा अमेरिका को असला चाहिए, आप सारे दोबारा असला ज़्यादा बनाओ, जितना बनाओ, सारे बिग 6 जो है इकट्ठा किया था।
और उसके अंदर भी बात यही है कि वो जो यूएई की डिमांड थी, सऊदीया की डिमांड थी, उन्होंने कहा हमें और रिप्लेनिश कहाँ चले हैं जितने पेट्रियार्क चले हैं, जितने अब ये सारे रिप्लेनिश नहीं हो रहे, रिप्लेनिश उन्हें ठीक उसकी वजह से है, उसके पैसे पूरे हो रहे हैं ना। तो बहरहाल ये खुद आपकी बात दुरुस्त है, इन्हें बैठना चाहिए अरब ममालिक को और बैठ के इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए और इस बात के अंदर अपने इलाके में अमन, जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, रब्बी जाल हादा बलदा अमना, कि अल्लाह ताला इस खित्ते पे अमन लेके आ, और एक और मशवरा सर मैं और ये अमन आना चाहिए। और एक और मशवरा मैं दूंगा, देखिए बाज़ ये भी होता है कि चाहे ये हम इसको बात को ओपनली करें नहीं करें, राइट, वेरी काइंड ऑफ उर्दुगान टू से दैट सुन्नी शियास वी आर मुस्लिम्स, दैट इज द ट्रू थिंग, राइट, लेकिन ये तो रियलिटीज़ है ना, फिर इनको हम नहीं कह सकते, जो शिया है वो शिया है, जो सुन्नी है सुन्नी है। बट वी आर, लेकिन जो हमारी आपस में कॉमन ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वालिदैन का एहतराम करना है, मुल्क से प्यार करना है, अल्लाह पे ईमान रखना है, तो ये हमें सब इकट्ठा होना चाहिए। इंक्लूजन होना चाहिए ना। अब पाकिस्तान के अंदर भी हमारे यहाँ अब इन्हें तो आप ये अब कहें जी सारे लोग वो तो नहीं हो सकता। हर लोग रहकर इंक्लूसिव रहते, सो हमें भी ईरान को भी मेरे अपने ख्याल में कि आई थिंक कि जिना हमारी जीसीसी कंट्रीज़ को या बाकी कंट्रीज़ को एंगेज करना चाहिए। एंगेज करना चाहिए, उसको एक इंक्लूजन में लाना चाहिए कि भाई यू आर an Islamic country, you come and you do not feel isolated. I think that is also a foreign policy dilemma जो हम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से probably ईरान भी जो है वो certain पार्टीज़ को प्ले अराउंड करता है, जिस तरह होतीज़ को कर रहा है उधर, ठीक है जाए, और ना बाकी जो उनके ये तो आप देखें ना सर, ये जो आर्गुमेंट है ना, नहीं मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वो हर कोई करता है ना सर। नहीं, मेरी बात सुने, पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया। तालिबान ने, पाकिस्तान ने किन हालात में किया, जब जितने भी ये अफ़गानी थे इन्हें खाना काबा में लेके गए मियाँ नवाज शरीफ 91 में, इन्होंने वहाँ हलफ दिया खाना काबा में हम लड़ाई नहीं करेंगे, और ये मुकर गए सारे वापस आके, और फिर लड़ाई मार कटाई शुरू की, ये लोगों के गले काटे। फिर ये तालिबान यहाँ से गए जिनको आपने सपोर्ट किया, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। फिर अमेरिका आया, उसके अंदर हमारी तालिबान से लड़ाई हो गई कि हम अमेरिका के साथ थे, लेकिन हमने गुड तालिबान बैड तालिबान रखे, ये हमारा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हम उन्हें सपोर्ट करते रहे, परवरिश करते रहे। अब आपके सामने है, आज हमारी रियासत कहती है हमें इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। हम अफ़गानिस्तान कह रहे हैं जो टीटीपी वहाँ बैठी हुई है, जो 2007 के बाद बनी है, इन्हें आप बाहर निकालो, इनका मसला हल करो। आज अगर ईरान भी इन बागियों की या इन मलेशियाज़ की हमायत कर रहा है जिस तरह हमने की, हमने भी अपनी उसके बाद हमने भी इसकी कीमत चुकाई है, ये किसी के नहीं होते। तो ये ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसी कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें फितना फसाद हो, या जिसमें वो लोग जो ये मलेशिया और ये चीज़ें, क्योंकि एंड में एक ही फ़ौज होती है मुल्क में, ये ग्रोव वगैरह इनकी कभी सालमियत को तस्लीम ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है सर, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी टू ऑल आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड कंट्रीज़, जीसीसी अरब कंट्रीज़, ईरान एंड एवरीवन एल्स, कि ये जो आग लगी है इस आग को बुझाने पे काम करें, आपस में बैठें, इनके पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट, जिस तरह साकिब अजीज़ ने भी कहा कि पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट इज़ ऑलवेज बेटर, एंगेजमेंट करें, आपस में बैठें, एक दूसरे के साथ जो है वो बैठकर एक ऐसी सिलसिला बनाएं, ऐसी चीज़ें बनाएं कि जो मिडल ईस्ट है हमारा, वो जंग की बजाय अमन का एक गहवारा बने, और ये पॉसिबल है। एंड आई बिलीव एट द एंड ऑफ द डे द रियल बिग प्रोफेसी इज़ अबाउट पीस, इज़ नॉट अबाउट वॉर, क्योंकि हर वॉर के बाद जो क्रिश्चियनिटी में आर्मगेडन कह दें, पाकि इस्लाम के अंदर भी हम कहते हैं कि मसीह आएंगे, हज़रत ईसा आएंगे, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं एक अमन का गहवारा बन जाएगा। तो इवेंचुअली द असल रियल प्रोफेसी इज़ पीस। वो पीस हम आज भी हासिल कर सकते हैं, हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। एंड आई बिलीव के मुसलमान और दुनिया और आप एज ह्यूमन बींग्स हम बहुत अरसे से इवॉल्व कर रहे हैं और हम पीसफुल होते जा रहे हैं। इट इज़ वेरी यू नो, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू गाइस कि जी कि हमारे जो है पिछले 100 साल में हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल ईयर्स since our inception as human beings. So this is a good news. We are moving towards peace. इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी हमें बहुत जल्द जो है अमन देखने का मिलेगा। देखते रहिएगा हमारे चैनल को इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।